हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं यहाँ पर हूँ कोपेनहेगन के एयरपोर्ट पर और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम में। तो इस समय आप देख सकते हो कि मैं हूँ ड्यूटी फ्री एरिया में। तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखिए, जैसी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करती है कंपनी और कहीं पे एक्सपोर्ट करती है या फिर खुद के देश में ही उसको जब बेचा जाता है तो वहाँ पे लगता है टैक्स, जो कि कंट्रीज लगाती है। तो यहाँ जो एरिया होता है, जो ड्यूटी फ्री एरिया होता है, वहाँ पर क्या होता है कि आप की जो कोई भी चीज़ है, जो आप जैसे परफ्यूम है, लीकर है, कुछ भी आप खरीदोगे तो उस पर किसी भी कंट्री का टैक्स नहीं होगा। ये एक तरीके से ना इंटरनेशनल रीजन में काउंट करते हैं कि वहाँ पे कोई टैक्स ना लगे। तो ये हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको एक ड्यूटी फ्री एरिया मिल जाएगा अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पर कोपेनहेगन के एयरपोर्ट पे मैंने लिए हैं 2 क्रॉसॉन, और जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो प्रशांत जो कि काफ़ी चल रहा है इस समय इंस्टाग्राम पर। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये क्रॉसॉन, तो मैं इनको रेगुलरली खाता रहता हूँ जब भी मैं यूरोप में जाता हूँ, क्योंकि चीप भी होते हैं ये। तो इस समय मैं आ चुका हूँ अपने बोर्डिंग गेट के पास में और आप देख सकते हो कि हमारी बोर्डिंग हो चुकी है स्टार्ट। तो ये जो फ्लाइट है मैंने बुक की थी ऐसी है, जो कि है स्कैंडिनेवियन एविएशन। तो ये जो टिकट मुझे पड़ी है, ये पड़ी है अराउंड 13,000 की कोपेनहेगन से एम्स्टर्डम के लिए, जो मैं मानता हूँ कि चीप ही है एक तरीके से। तो ये वाली जो फ्लाइट है ना, ये मुझे काफ़ी आरामदायक और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस के साथ लगी। क्योंकि मैं अगर आपको बता दूं कि लास्ट टाइम जब मैंने लास्ट ट्रिप की थी ना, तो मैंने ग्रीस से पेरिस के लिए एक फ़्लाइट ली थी, ट्रांसेविया करके कुछ एयरलाइन थी, और उसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही गंदा लगा था। उन्होंने केवल जो अपने जो बैगेज कलेक्ट गेट थे वो केवल 1 घंटे पहले खोले थे फ्लाइट से। तो आप समझ सकते हो कि मतलब कितना ख़राब एक्सपीरियंस, मेरा बैग भी तोड़ दिया था। तो इस समय मैं हो चुका हूँ एम्स्टर्डम में लैंड, और यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो शिफॉल करके कुछ नाम है। मैं सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता क्योंकि वो डच वर्ड है, तो शिफॉल ही पढ़ते हैं उसको मोस्टली लोग। तो शिफॉल एयरपोर्ट पे मैं लैंड हो चुका हूँ, और ये एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इसका बड़ा होने का एक रीज़न भी है कि यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, कि जहाँ पे एयरपोर्ट है उसी के नीचे आपको ट्रेन मिल जाएंगी, और आसपास बसेस का भी सिस्टम है। तो बहुत सारी चीज़ें ना एक ही जगह पे कनेक्टेड है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप एयरपोर्ट से एग्जिट लेके जो ट्रेन वाला या कॉमन एरिया में आ चुके हो। तो इस एयरपोर्ट में मैंने देखी है यहाँ पे एक सुपर कार, जो आप भी देख सकती हो कि कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अब मॉनिटर देखने के बाद में मुझे पता चल चुका है कि मेरा बैग किस बेल्ट पे आने वाला है, और मैं उस बेल्ट पे जाके अपना बैग करने वाला हूँ कलेक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ मेरा इमिग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो है शेंगन एरिया है और 28 कंट्रीज जो हैं वो सिंगल वीज़ा शेयर करते हैं। तो अगर आप किसी भी एक जगह एक कंट्री में जहाँ पे एंट्री लेते हो वहीं पे आपको इमिग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, बाकी किसी भी और कंट्री में आपको इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो शेंगन कंट्री है तो। बट स्टिल आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे जब भी आप लैंड होते हो किसी भी एयरपोर्ट पर या कहीं पर, तो 2 जोन होते हैं जहाँ से आपको एग्जिट मिलता है। एक होता है गो ग्रीन जोन और एक होता है रेड जोन। तो अगर आपके पास में कुछ भी ऐसी कस्टम जैसी चीज़ है जो कि डिक्लेयर करनी चाहिए, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा पैसा है या फिर सोना है या कुछ ऐसी चीज़ है जो कि कस्टम से क्लियर होनी चाहिए, तो आपको रेड जोन में जाना पड़ता है। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो तभी आप ग्रीन जोन में जा सकते हो। पर इसमें एक रिस्क है कि अगर आप ग्रीन जोन में जा रहे हो जानबूझ के कि हाँ मेरे पास ये चीज़ें हैं, उसके बाद भी छुपाते हुए ग्रीन जोन में जा रहे हो, तो अगर वो वहाँ पे पकड़ते हैं तो मामला ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप रेड जोन में जाओ, कोई भी चीज़ है डिक्लेयर कर दो। मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा है, थोड़े बहुत में तो कुछ नहीं होता, पर मान लो आप लेके जा रहे हो कि भाई 50 लाख रुपए है, तो वो आपको फिर वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है कस्टम में। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि ये एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा वेल कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जैसे आप कॉमन एरिया में आओगे ना, तो आपको ये येलो कियोस्क नज़र आएंगे। तो यहाँ पर आप जाके क्या कर सकते हो कि ट्रेन का टिकट ले सकते हो। तो मैंने भी यहाँ पर एक 1 वे वाला टिकट लिया था एम्स्टर्डम सेंट्रल के लिए। तो ये टिकट है जो कि प्रिंट हो चुका है यहाँ से एम्स्टर्डम सेंट्रल के लिए। अब मुझे 5 या 6 से जाके वो लेनी है ट्रेन। तो टिकट लेने के बाद में मुझे जाना था प्लेटफॉर्म पे। तो एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगी यहाँ पर प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जैसे एम्स्टर्डम सेंट्रल जो है वो एक ऐसी लोकेशन है जिससे काफ़ी सारे रूट होके जाएंगे, तो बहुत सारी जो ट्रेनें वहाँ से होके जाएंगी। तो जैसे मैं किसी से पूछता था तो वो बता देता कि इस प्लेटफॉर्म पे जाके खड़े हो जाओ, मतलब स्टाफ से पूछता था। तो मैं वहाँ पे जाता था तो मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि ट्रेन का नाम कुछ और होता था और मुझे जाना होता था एम्स्टर्डम सेंट्रल। तो वो मैं मिस कर देता था। फिर मैं दूसरे से पूछता था स्टाफ से, वो बोलता था कि उस प्लेटफॉर्म पे चले जाओ। तो इसी तरीके से मैंने 2-3 बार प्लेटफॉर्म चेंज करा, और आखिर में आके मैंने कहा कि भाई एक मुझे दिखी जो ट्रेन थी जिसपे सिर्फ एम्स्टर्डम सेंट्रल ही लिखा था, और मैं उसमें जाके चढ़ गया।
मैं अभी हूँ एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन। हाँ, अब मुझे पहली बार यहाँ की ठंडक का पता चला कितनी ठंडक है। तो यहाँ पर ठंडक तो है, लेकिन कोपेनहेगन जैसी खतरनाक तो नहीं लग रही है अभी। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। ये एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन। तो एक चीज़ जो मेरे साथ मिस हो गई वो ये था कि मैं टिकट घुमा दिया मैंने, और बहुत ही ज़्यादा परेशानी नहीं हुई मुझे, क्योंकि जैसे ही मैं गया तो मैंने स्टाफ को बोला कि मेरा टिकट जो है वो गुम हो गया है। तो उन्होंने कहा कि कुछ सबूत है कि पहले था तुम्हारे पास। तो मैंने अच्छा हुआ था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो मैंने रिकॉर्डिंग में उनको दिखा दिया कि देखो मैं अभी लैंड हुआ हूँ और ये देखो मैंने मशीन से ख़रीदा था। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जस्ट, एक लेडी थी, उन्होंने ज़्यादा जाँच ना करके बस उसने अपना वो कार्ड टैप करके मुझसे बोला कि जाओ। तो एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कियोस्क मशीन और मिल जाएंगी आपको, जो दूसरे जो आपको जैसे मेट्रो या लोकल कार्ड निकलवाना है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेना है ड्यूरेशन के लिए, जैसे एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारी मशीनें रहती हैं, ऑब्वियसली सेंट्रल स्टेशन तो वहाँ होंगी। तो मैंने यहाँ पे अपना एक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का था वो एक टिकट निकलवा लिया है शॉर्ट टर्म का। तो बस मैं आज अपने हॉस्टल जाऊँगा और उसको यूज़ करने वाला हूँ, बस एक ट्रिप के लिए। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे मेरे साथ में क्या हुआ, या मैंने इंस्ट्रक्शन सही से नहीं पढ़े। जो सेंट्रल स्टेशन था उसी के अंदर मेट्रो स्टेशन के गेट होते हैं, पर मैं पता नहीं किस गेट से निकला कि पहले मैंने एग्जिट करा, एग्जिट करके बाहर में घूमा और घूमने के बाद मैं फिर अंडरग्राउंड गया। अंडरग्राउंड में जाने के बाद में मुझे मेट्रो स्टेशन मिला। तो मैं ऑब्वियसली बोल सकता हूँ कि सेंट्रल स्टेशन के अंदर कोई इंटरनली वो होगा जाने का, लेकिन मैंने जो पाथ लिया था उसमें ये था कि मुझे पहले एग्जिट करना पड़ा, फिर मैं घूमा बाहर और फिर उसके बाद में मैं अंदर गया। तो मेरे लिए थोड़ा सा लंबा पड़ गया ये। तो अब एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन में मैं आ चुका हूँ, मेट्रो स्टेशन के अंदर, और आप देख सकते हो कि मेट्रो कैसी दिखती है यहाँ की। और आप देखो ना, जब मैं अंदर जाता भी हूँ तो जो मेट्रो है वो बहुत खाली खाली है, तो क्राउडेड तो बिल्कुल नहीं है। तो एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन से निकलने के बाद में आ चुका हूं मैं यहाँ पे एम्स्टल स्टेशन पर। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई डेडिकेटेड मेट्रो स्टेशन नहीं होता। तो आपका जो स्टेशन होगा वो केवल स्टेशन ही होगा, और उस स्टेशन के अंदर क्या होता है कि आपकी ट्रेन्स भी आती हैं और मेट्रो भी चलती हैं। तो उनके बस साइड डिसाइडेड होते हैं कि इस साइड की जितनी भी होंगी वो ट्रेन्स आएंगी, और दूसरी साइड की जो होंगी वो जो होंगी केवल मेट्रो होंगी। तो ये रहेगा, पर ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टेशन है तो वहां पर केवल मेट्रो चलेगी या फिर ट्रेन चलेगी, दोनों कंबाइन होकर चलती हैं। तो एम्स्टल स्टेशन से एग्जिट करने के बाद मैं आ चुका हूँ बाहर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा हॉस्टल है वो एम्स्टल स्टेशन के ठीक सामने है, जिसका नाम है मिरेंजर। तो मिरेंजर आपको पता ना हो तो क्या है, तो मिरेंजर एक तरीके से ना हॉस्टल सीरीज है यूरोप में। तो यहाँ पे आप यूरोप में काफी जगह, काफी सिटी में जाओगे ना तो मिरेंजर नाम के हॉस्टल आपको मिल जाएंगे। ये एक तरीके से ना आप समझ सकते हो कि हॉस्टल प्लस होटल का एक कॉम्बिनेशन है। तो आपको यहाँ पे प्राइवेट रूम भी मिल जाएंगे और प्लस शेयरिंग वाले हॉस्टल रूम भी मिल जाएंगे, और काफ़ी किफ़ायती होते हैं। उनका एक्सपीरियंस मैं बोलूँ वंडरफुल होता है। तो अगर किसी सिटी में ना मुझे अगर पता चले कि मिरेंजर है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मिरेंजर में ही मेरी बुकिंग हो। तो अब मैं आ चुका हूँ मिरेंजर हॉस्टल के अंदर। तो यहाँ पे मुझे एक जो नई बात पता चली ना वो है यहाँ का सिटी टैक्स। मतलब मुझे पता था थोड़ा बहुत, पर ये होता है कि सिटी टैक्स जो है आपकी पर डे के हिसाब से लगते हैं। क्योंकि जब मैंने booking.com से बुकिंग करी थी इस हॉस्टल की, तो उन्होंने बोला था कि आपको यू हैव टू पे समथिंग ऑन दी हॉस्टल प्रॉपर्टी, क्योंकि कुछ सिटी टैक्स होता है। तो आई वॉज कि कितना लगेगा कुछ पता नहीं था, तो यहाँ के पता चल गया शायद 3 यूरो पर नाइट के हिसाब से। तो जितने दिन आप रुकोगे उस हिसाब से जो हॉस्टल है वो आपको चार्ज करेगा जो एक्स्ट्रा सिटी टैक्स है, और इसको आप टूरिस्ट टैक्स भी मान सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोकल लोगों को देना पड़ता होगा सिटी टैक्स। तो मैंने जो मिरेंजर हॉस्टल चुना था वो इसलिए चुना था क्योंकि मुझे अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि इनकी जो गेस्ट किचन होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। तो वहाँ पे सारी सुविधाएं होती हैं। तो आई वुड प्रेफर कि आप भी अगर ना करो तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि गेस्ट किचन होती है, हम इंडियन थोड़ा खाना लेके जाते हैं, स्पेशली वेजिटेरियन, तो वहाँ पे कुकिंग करने में आसानी होती है। दूसरी चीज़ें जो होती है, यहाँ पे कॉमन एरिया बहुत बड़ा होता है, तो आप सिटिंग रहेगी, आप सिटिंग पे बैठ के ना आराम से वर्क करो, कोई किसी को नहीं रोकेगा। प्लस यहाँ पे गेमिंग के लिए भी होते हैं, पर आपको उसके लिए थोड़ा पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं मिरेंजर जो हॉस्टल है उन सीरीज। मिरेंजर ही नहीं, मतलब अगर कुछ हॉस्टल सीरीज़ हैं यहाँ पर जो कि काफ़ी अच्छा नाम रखते हैं, तो अगर उनमें से किसी आप एक को चुनोगे ना तो बेहतर रहेगा, इंस्टेड ऑफ कि कोई भी रैंडम एक हॉस्टल आप चुनो।
तो इस हॉस्टल में मैंने जो चुना था वो था 1 in 6। तो 1 in 6 का मतलब क्या होता है कि आपको एक बंक बेड मिलेगा जहाँ पे टोटल 6 बंक बेड होंगे। तो 6 लोगों के लिए 6 लोग रहेंगे उस एक सेम कमरे के अंदर, और उसमें आपको केवल एक बंक बेड मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर वाली जो पॉलिसी है उसकी। तो आप जाओ, जो भी आपका वो खाली मिले बेड, वहाँ पर आप अपना कार्ड लगा दो, तो इसका मतलब ऑक्यूपाइड है। तो जितना जल्दी आप आ जाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये जो हॉस्टल है ये मुझे पड़ा है करीब 3,000 रुपये पर नाइट के हिसाब से, जो मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा ठीक है, कुछ ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। मतलब कम हो जाए तो अच्छी बात है। तो अपने हॉस्टल में थोड़ा सा आराम करने के बाद में मैं निकला बाहर, और बाहर निकलते ही जैसे मैंने आपको बताया था कि एम्स्टर्डम स्टेशन बिल्कुल ही इसके बगल में है। तो वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ पे काफ़ी सारे आउटलेट हैं, जैसे कि बर्गर किंग और भी काफ़ी सारे आउटलेट थे। तो मैंने सोचा क्यों ना बर्गर किंग से खाना खाया जाए। तो ये मैं अपना मील ले आया हूँ, ये देख सकते हो, 0 कोक कोल्ड ड्रिंक और 1 बर्गर। बर्गर किंग महंगा है, अब मुझे ये भी नहीं पता ना, यहाँ डेनमार्क से भी महंगा लग रहा है, क्योंकि डेनमार्क में मैक टी में 45 में मैंने बहुत कुछ खाया था। यहाँ तो मुकाबले उसके कुछ नहीं है। ये ऐसे बर्गर है तो बड़ा, मैं आपको दिखाऊँ तो बहुत बड़ा है। ये जो है ना एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स्ट्रा, ये पड़ा है 1,000 रुपये का कम से कम। कहीं 11-12 डॉलर बन रहे थे, तो 1,000 का ही हो गया। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन के साथ, क्योंकि इस ट्रिप में होने वाला है हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा।